अस्सलामुअलैकुम ऑल। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पहले वाली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू जी। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप इंजीनियरिंग फील्ड्स ऑफ पाकिस्तान। यूआईटी लाहौर के प्रोस्पेक्टिव से इसमें डिस्कशन होगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे अभी भी पूछ रहे थे कि सर ये बता दें कि जी फ़लाँ फील्ड का स्कोप कैसे है, फ़लाँ फील्ड में मतलब जाना चाहिए कि नहीं, फ़लाँ फील्ड में जॉब है कि नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ना आप लोगों के, उन सब के जवाब के लिए ये वीडियो मतलब बनाई जा रही है। और काइंडली वीडियो पूरी देखा करें। आप लोग अक्सर वही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं बार बार जो वीडियो में डिस्कस कर दिए गए हैं। ये डिस्कशन उसी वीडियो में होती है जिस पे आप नीचे कमेंट में कह रहे थे कि सर इसके बारे में बता दें। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें एक दफ़ा। उसके बाद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई भी चीज़ जो क्लियर ना हो रही हो, तब आप पूछ सकते हैं। डेफ़िनेटली मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूँगा। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यूईटी के प्रोस्पेक्टिव से है, मतलब सब्जेक्ट्स जो इन्वॉल्वमेंट है मे बी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में चेंज हो सकते हैं। तो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या है, डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन और ऑपरेशन ऑफ मशीनरी, इससे रिलेटेड काम होता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की है, मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की बिल्ड करनी चाहिए, मैकेनिक्स की, डायनामिक्स की, थर्मोडायनामिक्स की, मटेरियल साइंसेस की, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, इलेक्ट्रिसिटी की। ये कुछ बेसिक्स हैं। डीप है, इसकी डेप्थ में और है। इसके मेन सब्जेक्ट्स जो हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मशीन, थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिज़ाइन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, आईसी इंजन, मैकेनिकल वाइब्रेशन एंड पावर प्लांट्स। अच्छा, इससे ना सब्जेक्ट से आप कुछ फील्ड्स के साथ सब्जेक्ट इसलिए दिए हुए हैं कि आपको आइडिया हो जाए। बाज़ दफ़ा होता है कि आप सब्जेक्ट का नाम देख के सोच लेते हैं कि हाँ इसमें मैं थोड़ी सी मेरी पकड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे टॉप पे मैथ का है अक्सर बच्चों का मैथ में होता है इशू, तो वो मैथ से वैसे चिढ़ते भी हैं। तो ये देख लें कि यहाँ पे मैथ आती है। आई थिंक 3-4 सेमेस्टर्स में मैथ आती है, 2 दफ़ा अप्लाइड आएगी और 2 दफ़ा जनरल में। तो मैथ आएगी। इस हिसाब से फिर फील्ड सिलेक्शन में इन चीज़ों को भी माइंड में आप लोगों ने ज़रूर रखना है। स्कोप की बात करते हैं ना, स्कोप के बारे में मैं सबसे पहले तो आप लोगों को सिर्फ सिंपल सी चीज़ बता दूं, किसी भी फील्ड का कोई स्कोप नहीं होता। हाँ जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है, अवेलेबिलिटी होती है, ये चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रेफर किया जाए तो आपको डिफरेंट होना पड़ेगा बाकियों से। हर यूनिवर्सिटी जो है ना, हर यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल तो हर दूसरी यूनिवर्सिटी करवा रही है। मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये और केमिकल, ये 4 फील्ड्स हैं जिन्हें लेके चलती है। यानी आज आके तकरीबन हर पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में ये 4 फील्ड्स मौजूद होंगी। तो आप लोग बाकियों से डिफरेंट कैसे होंगे ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत अच्छी हैं, और आप इसके साथ साथ आपकी टेक्निकल स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, स्किल्स हैं आपके पास, तो वो डेफ़िनेटली आपको प्रेफर करेंगे। डज़न्ट मैटर आप किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो जब कंपनी को ना एक पैकेज मिलेगा पूरा, तो डेफ़िनेटली वो पैकेज लेना चाहेगी। वो ये नहीं देखेगी कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी से है, फ़लाँ से नहीं, नस्ट से है तो यूईटी से नहीं आया, या यूईटी से है तो नस्ट से नहीं आया। उन्हें इस चीज़ से कंसर्न नहीं रहेगा जब आप अपनी फ़ील्ड में प्रॉपरली बेस्ट ऑफ बेस्ट होंगे। ये चीज़ माइंड में रखनी है। ये स्कोप के हवाले से मैं बता रहा हूँ, ये हर फील्ड के लिए है। वर्सटाइल फील्ड है मैकेनिकल, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने भी बताया, तकरीबन हर इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। अप्रॉक्सीमेटली हर इंडस्ट्री में ही जो वर्क है वो आपको स्किल्स पे ही है। अपने आप को बाकियों से बेहतर बनाएं तो इसकी जॉब्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद आ जाती है बात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है इसमें क्या एप्लीकेशंस को हम डील करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें कोर्सेज कौन कौन से आ जाते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल के बारे में मैं थोड़ा सा वैसे बता दूं आपको। इसमें मोस्टली आपको सर्किट्स के साथ डील करना पड़ता है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी इसमें ज़्यादातर इंक्लूड है। तो ये फील्ड्स वही रखें जिन्हें एफएससी में ना किरचॉफ रूल ने तंग ज़्यादा नहीं किया। अगर जिन्हें किरचॉफ रूल ने तंग किया है
तो सोच लें कि यहाँ पे उनका क्या हशर नशर होने वाला है। या फिर वो जो डायोड वाला एक टॉपिक था, अगर उन्हें मतलब उन चीज़ों में नहीं इशू आया, अगर उन चीज़ों में इशू आया तो समझ लें यहाँ पे वही चीज़ें बार 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 बार। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सीखेंगे नहीं, पढ़ा ऑब्वियसली आपको पहले पढ़ाई जाएंगी ये चीज़ें, लेकिन बाद स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी ये डोमेन में नहीं होता। जैसे मैंने जब अपने अप्लाई किया था अपने टाइम में, मेरा तो होता था इन फील्ड्स में, लेकिन मैंने ये अपनी प्रेफरेंस में भी नहीं डाली हुई थी, क्योंकि मुझे पता था इस चीज़ को मैं कभी भी हैंडल नहीं कर सकता। ना मेरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेरे बस में है, ना कोडिंग मेरे बस में है, ना C++, ये चीज़ें मेरे बस में है नहीं। और इलेक्ट्रिकल के सर्किट हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे एक बेसिक सब्जेक्ट के तौर पे, तो मुझे समझ आ गई थी कि ना, अच्छा किया कि मैंने इलेक्ट्रिकल को साइड पे कर दिया था, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जो मेरे बस में है ही नहीं, जो मैं कर ही नहीं सकता, जो मेरे जैसा बच्चा कर ही नहीं सकता। हर इंसान को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का, अपने वीक स्पॉट्स का खुद पता होता है। मुझे अपना पता था, आपको अपना पता होगा, और आप खुद से नहीं छुपानी ये चीज़ें। जब आप प्रेफरेंस लिस्ट सेट करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना है। आपको खुद पता होता है, कोई भी आपको बेटर सजेशन नहीं दे सकता। मैं कह दूं आप जी मैकेनिकल में चले जाओ, मैं कह दूं जी आप पॉलीमर में चले जाओ, मैं कह दूं आप केमिकल में चले जाओ, आपकी वो कैपेबिलिटी हो ही ना उन फील्ड्स को टैकल करने की। जब आपकी एबिलिटी होगी ही नहीं तो आप नहीं कर सकोगे, जितना मर्जी जोर लगा लो नहीं कर सकोगे। तो इसीलिए प्रेफरेंस अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करें। चीज़ों की नॉलेज जब आपको इस वीडियो से मिल जाएगी, फील्ड्स की नॉलेज थोड़ी बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये फील्ड कैसे हैं, तो अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक चलें। और जो है इलेक्ट्रिकल में ये है कि 6 सेमेस्टर के बाद ना एक स्पेशलाइज्ड आप ऑप्शनल्स में चले जाते हैं, पावर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से या कंट्रोल सिस्टम से। ये 4 मेजर डोमेन्स बन के आ जाते हैं जो आप 6 सेमेस्टर के बाद सिलेक्ट करते हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। स्कोप जो है ना, इसकी जॉब स्टार्टिंग में ही बहुत टेक्निकल जॉब होती है। यानी कि जो बच्चा अगर ग्रेजुएशन के दौरान, डिग्री के दौरान अगर अच्छे से काम नहीं सीख के आया, सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं है, पॉइंट्स उसके क्लियर नहीं है, उसकी नॉलेज अच्छी नहीं है, तो वो इस फील्ड में जाते ही फ्लॉप होगा। मे बी आपको जाते ही जॉब मिल जाए, लेकिन अगर आप सही से काम नहीं कर पाएंगे तो आपको कुछ अर्से के बाद फारिग कर देंगे वहाँ से। और जैसे कि वन नीड्स टू बी रिमार्केबल, हाँ जी, तो एक जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हर थक्कड़ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर वो स्टूडेंट्स खुद को इम्प्रूव कर लें तो डेफिनेटली वो आप पे प्रेफरेबल होंगे। तो आपको अगर चाहते हैं आप बाकियों से ऊपर रहें, ये इस पर रिलाई ना करें कि मैं यूईटी में पढ़ रहा हूँ तो डेफिनेटली पहले मुझे उठाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो वो यूईटी के अलावा किसी थक्कड़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी प्रेफर करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें काम से मतलब है, ना कि उन्हें इदारे से मतलब है कि किस इदारे से आ रहे हैं। अच्छा जी, जॉब जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की क्या है? डिज़ाइन करना, डेवलप करना, टेस्ट करना और सुपरवाइज़ करना इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। ये थोड़ा थोड़ा मेजर आइडिया आपके लिए। इसके बाद आ जाती है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आई विश कि मेरा इसमें एडमिशन हो सकता उस टाइम पे, तो मैं डेफिनेटली जाता, भले जितना मुश्किल होता है मैं कुछ ना कुछ करके इसे कवर करता, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जो एवरग्रीन फील्ड है, जो हमेशा है, हमेशा ही रहने वाली है। इसकी जॉब्स कभी कम नहीं होनी इंशाल्लाह। और ये किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ, इसमें आप मार नहीं खाएंगे। इंट्रोडक्शन, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जी, डील करता है डिज़ाइनिंग से, कंस्ट्रक्शन से और मेंटेनेंस किसकी, फ़िज़िकल और नेचुरली बिल्ट एनवायरनमेंट की। जैसे कि सड़कें हो गई, ब्रिजेस हो गए, कैनाल, नहरें हो गई, डैम हो गए, बिल्डिंग्स होंगी, इस तरह। इसके सब डिसिप्लिन जो हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, सर्वेइंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है। इसके और सब डिसिप्लिन जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। यानी बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत कह सकते हैं। अगर मैकेनिकल के बाद कोई दुनिया की शायद होगी ना ओल्डेस्ट, मे बी सिविल सबसे ज़्यादा ओल्ड हो, दुनिया की सबसे अगर ओल्डेस्ट कोई इंजीनियरिंग फील्ड होगी तो शायद सिविल इंजीनियरिंग ही है। सब्जेक्ट जो है मेन इज़ मैकेनिकल, मेरे ख्याल में इसमें मिस्टेक आ गई थोड़ी सी, मैकेनिकल के ऊपर लिखा हुआ है, सिविल के हैं कंस्ट्रक्शन है, मटेरियल्स है, सर्वेइंग है, कंस्ट्रक्शन एंड ग्राफिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है। ये इसके मेन सब्जेक्ट्स में हैं। स्कोप, इसके स्कोप कैसे कह सकते हैं, जो आप काम करेंगे ना आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब एक ऐसी फील्ड है जो आप काम करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल में आप कुछ करते भी हैं तो मे बी आपको उसका रिजल्ट ना मिले, लेकिन यहाँ पे आप एक अच्छी बिल्डिंग बना देते हैं, रोड डिज़ाइन कर देते हैं, उस पर करवा देते हैं, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनवा देते हैं, तो आप उसे देख तो सकते हैं कल, यानी कि यहाँ जी ये मैंने काम किया है। और इसमें जॉब्स मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा बर्डिंग है,
जॉब्स इसमें होती कैसे हैं, सुपरविजन करना होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, डिज़ाइन एनालिसिस होता है। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं और पब्लिक प्रोजेक्ट्स में भी बड़े आराम से जॉब्स मिल सकती हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स भी इसकी होती हैं। और हाई रिसर्च के मामले में यानी अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें भी ये बहुत ओपन है। सीपैक जैसे पाकिस्तान में आया, इसकी वजह से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, काफ़ी यूनिट लग भी रहे हैं, तो इसकी वजह से इसका तो स्कोप बहुत है और इंशाल्लाह ये ऊपर से ऊपर ही जाएगी। इसके बाद आ जाती है बात मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की। तो ये ना एक मिला जुला डिपार्टमेंट है, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्सचर है कह सकते हैं, कि इन दोनों को अगर मिलाएं तो एक उनकी, यह समझ लें मैकेनिकल बाप है, इलेक्ट्रॉनिक्स माँ है, तो इन दोनों को मिलाएं तो ये इनका बेटा है। ठीक है। स्टडी क्या है करते, डील्स विद स्टडिंग डिफरेंट टेक्निक्स एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट्स टू कंट्रोल द मैकेनिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट्स की मदद से आप मैकेनिकल इक्विपमेंट को कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि मैंने भी बताया कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का एक मिक्सचर है। मेजर सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अब पहला सब्जेक्ट ही ऐसा है जो अगर मैंने करना होता, मुझे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था, लेकिन जब मुझे पता चला कि रोबोटिक्स के लिए इन चीज़ों का होता है तो मैंने कहा ना नहीं जी खुदा हाफिज़ बाय बाय, प्रोग्रामिंग मेरे बस की बात नहीं है, तो मैंने इस फील्ड को इसलिए अपनी प्रेफरेंस में तब शामिल भी नहीं किया था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, मशीन डिज़ाइन, रोबोटिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स, और इसी तरह मशीनिंग, क्या था ये MT है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। स्कोप के लिहाज से बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन की जॉब्स हैं, इसरो में हैं, नासा में हैं, और उसके बाद आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स की जॉब भी कर सकते हैं अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपने अपनी फील्ड पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप हासिल की हुई है। फर्दर स्पेशलाइजेशन आप रोबोटिक्स में कर सकते हैं, एरोनॉटिकल में कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फ्यूचर है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में मैं अभी से बता दूं कि ये फ्यूचर है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस CS एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग CE। इसमें क्या है कि CS में आप मेनली सॉफ्टवेयर से डील करते हैं, CE में आप मेनली हार्डवेयर से, यानी जो सॉफ्टवेयर CS में पढ़ते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं उनके प्रैक्टिकल वर्क जो है ना आप CE में कर रहे होते हैं। क्या होता है CS और CE में दोनों में आता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सिंपली CS के बारे में पहले देख लें, अ नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम विच इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ थ्योरी एक्सपेरिमेंटेशन, स्टडी करते हैं थ्योरी की, एक्सपेरिमेंटेशन की, इंजीनियरिंग दैट फॉर्म द बेसिस फॉर द डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर। ठीक है कि उन चीज़ों की जिससे हम कंप्यूटर डिज़ाइन करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। CE जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये भी एक मिक्सचर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का। इट अप्लाइज द रूल्स एंड लॉज स्टडीड इन कंप्यूटर साइंस टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर साइंस में आप जो पढ़ते हैं इसमें वो चीज़ें अप्लाई करते हैं। वो थ्योरेटिकल वर्क है तो ये प्रैक्टिकल वर्क है। डिफरेंस बिटवीन CS एंड CE, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CS एंड CE इज़ दैट C इज़ वही जो मैं बात मैंने पीछे की है अभी। इन CS ऑल द लॉज आर स्टडी विच आर इंटीग्रेटेड विद, ये भी बात हो चुकी है पहले। CS हैज़ वेरी लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्डवेयर, हाँ जी CS में लेस इन्वॉल्वमेंट होती है हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके साथ CE में जो है स्टडी करते हैं सॉफ्टवेयर की, इसकी एप्लीकेशंस की, और हार्डवेयर के ज़रिए से उनकी प्रैक्टिस भी की जाती है, उनके मतलब प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है। और ज़्यादातर जो दोनों फील्ड्स के सब्जेक्ट्स हैं वो सेम ही होते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कुछ और बता रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स आ जाता है, सर्किट एनालिसिस और कंट्रोल सिस्टम्स, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। स्कोप जो है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ में है, मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका काफ़ी स्कोप है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, रोबोटिक्स में है, साइबर सिक्योरिटी में है। कैन वर्क ऑनलाइन बिजनेस, अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं फ्यूचर में, आजकल तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं फ्रीलांसर्स, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं और बहुत पैसा छाप रहे हैं। अगर आप वैसे कहें अगर जॉब नहीं भी मिलती तो आप एज अ फ्रीलांसर काम करके, ऑनलाइन काम करके, अपना ऑनलाइन खुद बिज़नेस स्टार्ट करके बहुत पैसा छाप सकते हैं अगर इसमें करना हो तो। पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी ना ज़्यादा वैसे जॉब्स नहीं। वैसे हम मेनली देख लेते हैं पेट्रोलियम इंजीनियर, मतलब ऑयल और गैस की फील्ड में वैल्यूएशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्शन जो पेट्रोलियम इंजीनियर्स होते हैं इसका मकसद क्या है, हाइड्रोकार्बन्स रिकवरी को मैक्सिमम करना,
कॉस्ट को मिनिमम करना और एनवायरनमेंटल को भी उससे ज़्यादा इम्पेक्ट ना होने देना। इसकी 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं: पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट, रिजर्वायर इंजीनियर्स, प्रोडक्शन इंजीनियर्स एंड ड्रिलिंग इंजीनियर्स। अपस्ट्रीम सेक्टर, डाउनस्ट्रीम सेक्टर, ये जॉब्स जो है ना बहुत लो हैं पाकिस्तान में। इसके अपने मतलब कि पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं इसकी जॉब्स में। तो हाँ, अगर एक कोई बंदा करता है और बाहर जा सकते हैं मिडल ईस्ट में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी। अदरवाइज़ पाकिस्तान में अगर कोई रहता है तो मैं ये फील्ड रेकमेंड नहीं करूँगा उसे। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग जो है जी फिज़िकल साइंसेस से इसकी स्टडी है फिज़िकल साइंसेस की, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की, लाइफ साइंसेस की, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की। इसे कंबाइन कर दिया जाता है अप्लाइड मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के साथ। क्यों किया जाता है? ताकि हम पैदा कर सकें, चेंज कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें एंड प्रॉपर्ली यूज़ और इस्तेमाल कर सकें केमिकल्स को, मटेरियल्स को और एनर्जी को। डिज़ाइन लार्ज स्केल प्रोसेस, बड़े जो स्केल के प्रोसेसेस होते हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें इस्टेब्लिश करने में भी ये कारआमद होता है, फ़ायदेमंद है। मेजर सब्जेक्ट्स हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल स्टिचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री। ये फर्स्ट ईयर में भी बहुत तंग किया है इस वर्ड ने। केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्लांट डिज़ाइन एंड केमिकल रिएक्टेंट डिज़ाइन। देख लें केमिकल रिएक्टेंट डिज़ाइन तक की बात हो रही है तो सोच लें, अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितना ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड का। इन इंडस्ट्री जॉब ऑफ केमिकल इंजीनियर इज़ इन डिज़ाइनिंग, किस चीज़ की जॉब होती है? डिज़ाइनिंग की होती है, प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करने की होती है, इकोनॉमिकली यानी पैसा कम काम अच्छा हो, इक्विपमेंट के अपग्रेड की होती है, प्रोसेस चेंजेस की होती है और उन प्रोसेसेस की ट्रबल शूटिंग की होती है। मेजर प्लांट्स जो एग्रो, एफएफसी, डेस्कॉन जो हैं ये स्पेशली केमिकल इंजीनियर्स को हायर करते हैं और इसकी पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि जो हर इंडस्ट्री को एक केमिकल इंजीनियर जैसे है ना, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत है हर कंपनी को, इस तरह ही एक केमिकल इंजीनियर की भी ज़रूरत है हर कंपनी को। आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, ये मतलब ब्रीफ डिस्कशन की हुई है, वैसे तो इनका आपस में लिंक नहीं है लेकिन एक साथ कर रहे हैं। आर्किटेक्चर इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स स्पेसेस। आर्किटेक्चर इंक्लूड स्टडी ऑफ प्लानिंग होती है, इसमें डिज़ाइनिंग करते हैं, एग्जीक्यूटिंग बिल्डिंग्स की और नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग से बिल्कुल डिफरेंट हैं। स्टडीज़ में इसमें क्या करते हैं? आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ग्राफिक्स, स्ट्रक्चरल सिस्टम्स, मटेरियल कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, लेवलिंग, एनवायरमेंटल कंट्रोल, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग एंड इंटीग्रेटेड डिज़ाइनिंग। डिफरेंस क्या है जी? जो बी आर्किटेक्ट है ना, आर्किटेक्चर सिंपल जो है वो 5 साल नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, जबकि दूसरा जो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है वो 4 साल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। जो आर्किटेक्चर होते हैं उन्हें आर्किटेक्ट कहा जाता है और जो आर्किटेक्चरल इंजीनियर होते हैं उन्हें आर्किटेक्चर इंजीनियर बाद में कहा जाता है। जो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है ये एक सब फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग की, लेकिन जो आर्किटेक्चर है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है। स्कोप डिज़ाइनिंग में है, ड्राइंग और गुड कमांड होनी चाहिए सॉफ्टवेयर, यानी जो सॉफ्टवेयर है ना डिज़ाइनिंग ड्राइंग और के लिए इस्तेमाल होते हैं उन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर अच्छी कमांड है तो डेफिनेटली यू आर गोना गेट अ गुड जॉब इन अ कंपनी। अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैन वर्क एज टाउन प्लानर, अर्बन प्लानर, इंटीरियर डिज़ाइनर, बिल्डिंग सर्वेयर, ग्राफिक आर्टिस्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट। यानी कि इनके काम ऐसे हैं कि गली मोहल्ले में भी अगर अपने घर पे भी रहें तो अपनी मतलब पब्लिसिटी अच्छे से कर लें तो घर पे बैठे भी काम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, वो डिपार्टमेंट जो कि मेरा है इसलिए मैंने अपने बैच की ही पिक लगाई हुई है। बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड हैं, पिक्सल्स फटे हुए हैं, लेकिन ठीक है यार, बस एक मतलब रेफरेंस के तौर पे पिक देनी थी। आईएमई जो है ना ये सब फील्ड है मैकेनिकल की, जैसे मैकाट्रॉनिक्स थी ना उस तरह ये भी सब फील्ड है मैकेनिकल की। इसमें क्या आता है? कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, कम्प्लेक्स सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग और जो है मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये सारे स्टूडेंट्स तकरीबन सेम ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कह सकते हैं कि आईएमई जो है ना 80 to 85% मैकेनिकल या मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही है, यानी ये तीनों फील्ड बहुत ज़्यादा ओवरलैप होती हैं आपस में। मैकाट्रॉनिक्स थोड़ी सी डिफरेंट इसमें आ जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, बाकी मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ये बिल्कुल मिलती जुलती हैं, साथ साथ चलती हैं। अच्छा जी, सब्जेक्ट्स कौन से हैं इसमें? मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, मशीनिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड टूलिंग डिज़ाइन, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, CIM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेजर
डिस्क्राइब किए गए हैं ना, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी डिफरेंट जॉब्स हैं और हर इंडस्ट्री में जॉब्स होती हैं। एटलीस्ट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की हर इंडस्ट्री में इनकी जॉब्स होती हैं। और ये जो एक एक सब्जेक्ट, अगर आप में आपकी इन सब में से किसी एक सब्जेक्ट पे ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो आप उस सब्जेक्ट की बेस पे भी जॉब कर सकते हैं एक इंडस्ट्री में, लेकिन उस स्पेसिफिक फील्ड में। अच्छा जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स जो पढ़ते हैं आईएमई के स्टूडेंट्स से, वो क्या है, इंजन्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स हैं आईएमई के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं एक एक कोर्स। जो मैकेनिकल वाले हैं वो पढ़ते हैं इसके दो दो तीन तीन कोर्स पढ़ते हैं। मैकाट्रॉनिक्स और आईएमई में क्या डिफरेंट है मैंने भी बता दिया था। सी प्लस प्लस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं ये हम नहीं पढ़ते। हम भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो भी सिर्फ बेस के लिए, अदरवाइज़ हमारा इससे कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता। स्कोप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं ये, इनकी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, लेकिन वो बात वहीं पे आती है, अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तभी जॉब मिलती है, अदरवाइज़ जॉब नहीं मिलती। जॉब कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, सेफ्टी इंजीनियर्स, ऑडिटिंग ऑफिसर्स, एचआर ऑफिसर्स, सब सुपरवाइजर्स, कंसल्टेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। उसके बाद हायर स्टडीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। अगर आपने आईएमई की हुई है और आप हायर स्टडीज़ करते हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं, यानी एमएस करने के बाद। मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, एमबीए में जा सकते हैं, डिज़ाइनर, क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ह्यूमन सिस्टम इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। अगर इन सब में से सिविल के बाद अगर मैं खुद पर्सनली किसी फ़ील्ड को बेस्ट फ़ील्ड समझूंगा, कहूँगा, इसलिए नहीं कि ये मेरी फ़ील्ड है अगर अपने हिसाब से मैं करूँ तो मेरा टाइम बहुत बुरा गुजरा है डिपार्टमेंट में, और अब ऑब्वियसली टीचर्स भी थोड़े ऐसे सख्त मिले हुए थे, तो मेरे हिसाब से पर्सनली उस हिसाब से देखूँ तो वर्स्ट फील्ड है, सिर्फ ड्यू टू फजूल सा स्टाफ। अदरवाइज़ बेस्ट ऑफ बेस्ट फील्ड है आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें आप हर तरफ हर जगह पे घुस सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इसके जहाँ पे दिल करे जॉब कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सॉरी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है सिविल की ही एक सब डिसिप्लिन है। इसमें आ क्या जाता है, अच्छा ये भी, ये फ्यूचर के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली फील्ड है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बहुत जॉब्स आने वाली हैं, रैपिडली इंक्रीज़ होंगी। इसमें आ क्या जाता है, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की मदद से प्लानिंग करते हैं, फंक्शनल डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। क्यों करते हैं ये सब कुछ, ताकि सेफ़, एफिशिएंट, कंफर्टेबल, रैपिड, कन्वीनियंट, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटली कंपैटिबल मूवमेंट हो लोगों की और चीज़ों की। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या आ जाता है, हाईवे इंजीनियरिंग आ जाते हैं, ब्रिज इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग, पाइपलाइन इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, हार्बर एंड डॉक इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। देखिए कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड ना घुस रही हो, हर जगह हर चीज़ में ही घुस जाती है। स्कोप जो है, जैसे कि कहा है मैंने कि इंक्रीज़ हो रही है, ओवरऑल जॉब्स की निस्बत इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, और हमेशा मेंटेनेंस के लिए और रिपेयरमेंट के लिए ऑब्वियसली एक ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियर की ज़रूरत होती ही है। रोड प्रोजेक्ट्स में जॉब मिल सकती हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स में मिल सकती हैं, क्वालिटी टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ में जॉब मिल सकती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, प्राइवेट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर जॉब होती है इसकी। जो मेट्रो बनी थी लाहौर में जब, तो ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियर्स की उस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा थी। मेजॉरिटी जो थी वहाँ पे काम करने वाले वो ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियर ही थे। एम्प्लॉयड इन ऑल मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कैरिड आउट बाय, हाँ जो प्रोविजनल हो या फेडरल गवर्नमेंट के जो होते हैं ना मेजर प्रोडक्ट्स, उनमें भी इनकी ज़रूरत होती है, इन्हें हायर किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस भी होते हैं, बाज़ दफ़ा परमानेंट बेस भी कर सकते हैं। अगर प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे के जाएंगे। इसके अलावा स्टडी फर्दर करके ये अपनी कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं, अपना एक इदारा भी बना सकते हैं। आगे है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसे IEER कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है बायोलॉजिकल और केमिकल प्रिंसिपल्स की मदद से एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। इश्यूज़ कौन कौन से हैं, जिनमें पॉल्यूशन है, एयर और वाटर, पब्लिक हेल्थ, वेस्ट डिस्पोजल, रिसाइकलिंग इश्यूज़ हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं जी, कंडक्ट करते हैं हार्मफुल वेस्ट मैनेजमेंट, सॉल्यूशन देते हैं कंटेनमेंट के लिए, ट्रीटमेंट, वेस्ट की ट्रीटमेंट करते हैं, उसे कम नुकसानदा बनाते हैं, मेथड्स और रेगुलेशंस बनाते हैं कि ऐसे इश्यूज़ को
कम किया जा सके या बिल्कुल ही ख़त्म किया जा सके। खैर बिल्कुल ख़त्म करना मुश्किल होता है, एटलीस्ट कंट्रोल किया जा सके। मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल मॉडलिंग है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है, इसके अलावा एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल है, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, एनर्जी रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। स्कोप, हाँ जी, इसका एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात की जाए तो इसकी भी बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन अब तो वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को एज अ स्पेशलिस्ट ही हायर करना शुरू हो गए हैं। इसकी ये अब इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग फील्ड बन गई है। पहले ये इंडिपेंडेंट नहीं थी, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता और ग्रो कर रही है। जॉब ये प्राइवेट में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कर सकते हैं और पब्लिक सेक्टर्स में भी कर सकते हैं। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को जो हायर करते हैं, उसमें वासा है, WWF है, EPA है, डेकोम है, द अर्बन यूनिट है, नेस्ले है, कोक और पेप्सी। पेप्सी के स्पेलिंग शायद गलत हो गए वैसे यहाँ पे। जो पेप्सी वाले, ये मतलब कि इनमें मेजरली इन्हें एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को हायर किया जा रहा है। पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन जो है, पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है ना फील्ड है कि डिज़ाइन पॉलीमर मटेरियल्स की डिज़ाइनिंग करना, उनके एनालिसिस करना, उन्हें मॉडिफाई करना, यानी पॉलीमर मटेरियल्स को और से और बेहतर बनाना। वैसे आम तौर पे हम भी खुद यूनिवर्सिटी में जो तंग करने के लिए कहते थे तो पॉलीमर इंजीनियर्स हम कहते थे शापर बनाने वाला डिपार्टमेंट तो ये सिर्फ शापर बनाने वाला डिपार्टमेंट नहीं है, ये और भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हाँ, जनरली इवन आप भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो शायद आपके जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आपके जूनियर्स हों या सीनियर्स हों, वो भी आपको इसी तरह ही करेंगे, तंग करेंगे कि शापर बनाने वाला डिपार्टमेंट है जी। स्कोप है, ये भी डेफिनेटली बढ़ रहा है। जैसे आपको पता है कि दुनिया का एक नक्शा ही बदल रहा है, दुनिया का एक पूरा एक वजूद ही जो है ना चेंज हो रहा है, दुनिया का एनवायरनमेंट ही पूरा चेंज हो रहा है। तो इसलिए जैसे पॉलीमर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ये जॉब कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? ऐसी कंपनीज़ में जहाँ पे PVC, PET या अदर रेजन्स बनते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में भी जॉब कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं, पॉलीमर प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब कर सकते हैं, और रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन पॉलीमर सिंथेसिस यहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ जो हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे हैं, इनकी पैकेजेस हैं, एग्रो फर्टिलाइजर्स हैं, FFC है, अटक ऑयल रिफाइनरी है, डेस्कोन है और पाकिस्तानी पेट्रोलियम, यहाँ पे ये जॉब्स इस वक्त कर रहे हैं और ये ऑफ़र करते हैं स्पेशली पॉलीमर और प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए। तो ये तो हो गया ना एक मेजर फील्ड्स का। कुछ फील्ड्स हैं जो मैंने स्किप की हुई है यहाँ पे। उसका ये मतलब नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट डेफिनेटली हैं, लेकिन थोड़ा उसका मुझे मटेरियल ढूंढने में इशू आ रहा था और दूसरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग गया था। मुझे पता था कि ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है, मुझे पता है आप नहीं देखोगे पूरी, स्किप करोगे, लेकिन मर्ज़ी है वैसे आप लोगों की। मेरा काम था अपलोड करना, आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप उसे जैसे ही आप आगे लें। तो मैं उसके बारे में वैसे बताता हूँ। सिटी एंड रीजनल प्लानिंग एक फ़ील्ड बहुत ज़्यादा, उसकी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ना करवा ही नहीं रही वो फ़ील्ड। तो जो फ़ील्ड कम यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं ना, ऑटोमेटिकली उनके लिमिटेड नंबर ऑफ़ इंजीनियर वो जो होते हैं प्लानर्स होते हैं, तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद ही हाई हो जाती हैं। इसी तरह एक और फील्ड छोड़ी हुई है प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। उसमें भी ऐसे ही है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। देखें ना, जहाँ पे डिज़ाइन का वर्ड आएगा वहाँ पे हमेशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आएगी, जहाँ पे प्रोडक्ट का वर्ड आएगा वहाँ पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। मार्केट में एक चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आप कहें ना कि एक कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ रहे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा कुछ नया चाहिए, आवाम को कुछ नया चाहिए। टाइम टू टाइम हर लोगों की डिमांड बदलती है। हर शख्स जो है ना एक चीज़ को एक टाइम तक ही बर्दाश्त करता है, उसके बाद उस चीज़ से थक जाता है, वो नहीं दोबारा उसकी शक्ल देखना चाहता। तो इसीलिए इस तरह की फ़ील्ड्स की डिमांड भी हमेशा हाई ही रहेगी। जियोलॉजिकल और माइनिंग को डिस्कस नहीं किया गया, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। वैसे उनकी भी हैं, जियोलॉजिकल की भी, मतलब एक ऐसे नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही लोकल है। अलबत्ता माइनिंग से रिलेटेड मुझे ज़्यादातर कुछ भी आइडिया नहीं है। जियोलॉजिकल भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, माइनिंग से रिलेटेड मुझे कोई आइडिया नहीं, तो इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो बुरी है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो अच्छी है। अब आपके पास एक आइडिया हो गया है, अब अपने फील्ड का इंटरेस्ट देखें, अपना शौक़ देखें कि आपका शौक़ कहाँ पे आपको लेके जाना चाहते हैं। अगर आपका शौक़ में मेरिट बनता है तो डेफ़िनेटली उस फील्ड को टॉप पे रखें। अगर नहीं भी मेरिट बनता तो सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस भी साथ रखें। प्रेफरेंस में फ़र्स्ट को, अपनी फ़र्स्ट चॉइस को ही ऊपर रखें, लेकिन सेकंड थर्ड ऑप्शन रखें ताकि आपका साल वेस्ट ना हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो साल वेस्ट करना तो कर दें आराम से, अगले साल दोबारा टेस्ट दें,
अच्छे से मेहनत करें और अपने शौक़ की फ़ील्ड में जाएँ। क्योंकि अगर आप मजबूरी के तहत किसी फ़ील्ड में एडमिशन ले बैठे और वहीं पे रुक गए, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इंजीनियर तो बन जाएँगे, लेकिन आप एक बेहतर इंजीनियर कभी नहीं बनेंगे। आप हमेशा के लिए वो तंग रहेंगे, बेज़ार रहेंगे, अपनी फ़ील्ड को कोसते रहेंगे, टीचर्स को कोसेंगे, अपने क्लास फेलोज़ को कोसेंगे, पेरेंट्स को भी कोसेंगे कि इन्होंने मुझे प्रेशराइज़ करके कहा था कि नहीं जी तुम इसी साल करो एडमिशन लो। तो इससे अच्छा है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं 1 साल वेस्ट करना, तो कर दें, ताकि पूरी ज़िंदगी के लिए आप लोगों को ताने ना दें। उम्मीद करता हूँ बाकी वीडियोज़ की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यार लाइक कर दिया करो। लाइक करने में आप लोगों का क्या जाता है? एक सेकंड में क्लिक हो जाता है, बल्कि 1 मिली सेकंड में क्लिक हो जाता है। तो लाइक कर दिया करो यार, इससे मोरल बूस्ट होता है और मैं नए से नए कंटेंट के साथ आप लोगों के पास आता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, शब ख़ैर।